नमस्कार, मैं डॉक्टर उर्मिला शर्मा, फर्टिलिटी एक्सपर्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट एट ईश्वा आईवीएफ जयपुर। आज हम बात करेंगे आईवीएफ प्रोसेस के बारे में कि आईवीएफ में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जब कोई कपल हमारे पास आता है तो कैसे उस प्रोसेस की शुरुआत की जाती है, कितना टाइम उस प्रोसेस में लगता है और कैसे कैसे हम उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी कोई कपल हमारे पास आते हैं निसंतानता की समस्या लेके, तो सबसे पहले हम उनकी एक ब्रीफ हिस्ट्री लेते हैं। उस हिस्ट्री में मेनली हम ये देखते हैं कि जो कपल है, हस्बैंड वाइफ की उम्र क्या है, शादी को कितना टाइम हो गया है, उनकी पहले कोई ट्रीटमेंट अगर उन्होंने ले रखा है तो ट्रीटमेंट डिटेल्स हम पढ़ते हैं। अगर पहले कोई आईवीएफ उनका हुआ है तो आईवीएफ की हिस्ट्री हम लेते हैं। तो एक बेसिक हिस्ट्री लेने से हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि कपल में क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद हम उनके कुछ बेसिक टेस्ट कराते हैं। जो बेसिक टेस्ट होते हैं उनमें दोनों के कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, और साथ ही हस्बैंड का जो मुख्य टेस्ट होता है वो है सीमेन एनालिसिस यानी वीर्य की जांच। इसी के साथ जो वाइफ है उनकी हम एक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं। सोनोग्राफी से हमें बच्चेदानी की कंडीशन का पता चलता है और अंडाशय का पता चलता है। जो हम ब्लड टेस्ट कराते हैं फीमेल के, उनमें जो बेसिक टेस्ट होता है या सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है वो है सीरम AMH, जो कि हमें अंडों के बारे में बताता है। जब हम बेसिक सपोज़ कपल हमारे पास मॉर्निंग में आता है और हमने उनके कुछ बेसिक टेस्ट कराए, तो जनरली 3 to 4 आवर्स यानी 3-4 घंटे में हमें उनकी रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। जब हमारे पास रिपोर्ट्स आ जाती हैं तो उन रिपोर्ट्स की बेसिस पे हम एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं, और ट्रीटमेंट प्लान बनाने के बाद पेशेंट को कुछ मेडिसिन्स हम स्टार्ट करते हैं प्रायर टू आईवीएफ। उन मेडिसिन्स में मेनली जो एग क्वालिटी के लिए मेडिसिन्स हो सकती है, या विटामिन डी अगर किसी का कम है तो उसकी मेडिसिन्स हम दे सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स अगर कोई कमी आती है तो उसकी हम मेडिसिन्स देते हैं। अब जब हम आईवीएफ करते हैं तो आईवीएफ की जो सक्सेस रेट है वो डिपेंड करती है मुख्य 3 चीज़ों पे। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे अंडों की संख्या कितनी है, पुरुष के शुक्राणु कैसे हैं, और बच्चेदानी की क्या स्थिति है। आईवीएफ में हमें ट्यूब्स की ज़रूरत नहीं है, तो अगर किसी महिला की ट्यूब्स ब्लॉक है या ट्यूब्स नहीं है या किसी कारणवश सर्जरी से ट्यूब्स निकाल दी गई हैं, तो ऐसे केसेस में आईवीएफ में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मेनली 3 फैक्टर हम देखते हैं कि अगर आपके एग्स की संख्या अच्छी है, अगर स्पर्म्स अच्छे हैं और यूट्रस अच्छा है, तो ऐसे केसेस में आईवीएफ की सक्सेस रेट अच्छी होने की संभावना होती है। इसी के साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जैसा कि मैंने पहले बताया कि फीमेल एज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि भगवान ने एक सिस्टम बनाया है फीमेल्स में कि उम्र के साथ साथ अंडे कम होने लग जाते हैं। तो अगर आपकी एज ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हमारे अंडे कम होंगे और आईवीएफ की सक्सेस रेट कम होने की संभावना रहती है। जब हम पूरी रिपोर्ट्स के बाद प्लान बना लेते हैं और उनको कुछ बेसिक ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसके बाद हम उनको जनरली पीरियड्स के सेकेंड डे बुलाते हैं। सेकेंड डे जब वो आते हैं हमारे पास, तो उस दिन वापस से महिला की सोनोग्राफी करी जाती है। उस दिन जो हम सोनोग्राफी करते हैं उसका बेसिक पर्पस होता है कि हम दोनों अंडाशय में एक तो अंडों की संख्या देखते हैं, जिनको हम एंट्रल फॉलिकल्स कहते हैं, वो देखते हैं कि वो कितनी मात्रा है, कोई अंडेदानी में सिस्ट तो नहीं है, और बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर यूट्रस ठीक है, अंडेदानी में जो हमें फॉलिकल्स दिख रहे हैं वो एकदम एक साइज़ के हैं और कोई सिस्ट नहीं है, तो ऐसे केसेस में फिर हम आईवीएफ के इंजेक्शंस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी महिला के उस दिन हमें सिस्ट दिखती है ओवरी में, तो ऐसे केसेस में उस साइकिल को स्किप किया जाता है और वापस उनको अगले महीने पीरियड के सेकेंड डे बुलाया जाता है। अब मान लीजिए कि उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, सोनोग्राफी बिल्कुल ठीक है, तो उस दिन से हम उनके इंजेक्शंस स्टार्ट करते हैं। ये इंजेक्शंस लगभग 10 से 12 दिन चलते हैं। ये इंजेक्शंस हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं, जो कि हमारे अंडाशय में जो अंडे हैं उनको बड़ा करने का काम करते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि नेचुरल साइकिल में एक ही अंडा तैयार होता है हर महीने, पर क्योंकि आईवीएफ में हमें ज़्यादा अंडे चाहिए होते हैं, इसलिए हमें डेली इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। अब जो इंजेक्शंस की डोज़ है वो मुख्य तौर पे 2-3 चीज़ों पे निर्भर करती है। तो हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर्स हम देखते हैं स्टार्ट करने से पहले, वो है महिला की एज, उनका वेट यानी उनका बॉडी मास इंडेक्स कितना है, और उनके अंडों की संख्या कितनी है। अंडों की संख्या के लिए सोनोग्राफी प्लस जो AMH ब्लड टेस्ट है उसको देखा जाता है। तो इन तीनों फैक्टर्स की बेसिस पे हम एक बेसिक डोज उनकी डिसाइड करते हैं।
इंजेक्शंस की, और वो इंजेक्शंस हम उस दिन से स्टार्ट करते हैं। ये जो इंजेक्शंस हैं बहुत बारीक इंजेक्शंस होते हैं जो जनरली पेनलेस होते हैं, और पेशेंट इनको खुद अपने आप अपने घर पे भी ले सकता है। ये इंजेक्शंस 2 तरीके के आते हैं। कुछ इंजेक्शंस हैं जो कि पेट पे सबक्यूटेनियस लगते हैं, कुछ इंजेक्शंस इंट्रामस्कुलर यानी पीछे हिप्स पे लगाए जा सकते हैं। जो इंजेक्शंस हम स्टार्ट करते हैं तो उन इंजेक्शंस के दौरान हर 3-4 दिन में उनकी सोनोग्राफी करी जाती है। तो जो बीच के इंजेक्शंस है, जैसे आज हमने इंजेक्शन स्टार्ट किया, पहला इंजेक्शन पेशेंट ने अगर हॉस्पिटल में लगाया है और पेशेंट अगर दूर से आते हैं तो बाकी के नेक्स्ट 3 डेज़ के इंजेक्शंस वो अपने साथ कैरी कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं और ख़ुद उनको लगा सकते हैं। अगर पेशेंट हॉस्पिटल आने में कंफर्टेबल है तो वो इंजेक्शंस वो डेली हॉस्पिटल आके लगवा सकते हैं। अब 3 दिन के इंजेक्शन, 3 या 4 दिन के इंजेक्शंस के बाद वापस हम उनकी सोनोग्राफी करेंगे और देखेंगे कि इंजेक्शंस का रिस्पांस कैसा आ रहा है, अंडाशय में अंडे कैसे डेवलप हो रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग उस इंजेक्शन की डोज़ या तो सेम रखी जाती है या बढ़ाई जाती है। फिर हम वापस 3-4 दिन के इंजेक्शंस उनको एडवाइस करते हैं, फिर से एक सोनोग्राफी करी जाती है। इस प्रकार 3 या 4 बार कुल 12 दिन के अंदर सोनोग्राफी करी जाती है। और जब हम लगभग 12 दिन के अंदर 10 से 12 दिन के अंदर सोनोग्राफी में हमें लगता है कि अंडाशय, दोनों तरफ के अंडाशय के जो अंडों की फॉलिकल्स जिनको हम कहते हैं, जो हम सोनोग्राफी में देखते हैं, वो मैच्योर हो चुके हैं, उनकी साइज़ एकदम अच्छी हो चुकी है, तो फिर उनको एक रात में इंजेक्शन दिया जाता है जिसको हम ट्रिगर इंजेक्शन कहते हैं। ये इंजेक्शन जनरली हम नाइट में एडवाइस करते हैं, क्योंकि जब भी वो इंजेक्शन हम लगाते हैं तो जनरली उसके 36 आवर्स यानी 36 घंटे बाद जो अंडे हैं पूरी तरह मैच्योर हो जाते हैं। तो क्योंकि प्रोसेस हमें मॉर्निंग में करना होता है, इसलिए इंजेक्शन नाइट में लगाया जाता है। नाइट में जब ट्रिगर का इंजेक्शन लगता है उसके लगभग 36 घंटे बाद हम कपल को बुलाते हैं एग रिट्रीवल यानी ओवम पिकअप प्रोसेस के लिए। अब ये जो ओवम पिकअप प्रोसीजर होता है ये एनेस्थीसिया में किया जाता है, बेहोश करके किया जाता है। बहुत शॉर्ट प्रोसीजर है जिसमें 10 से 15 मिनट के लिए फ़ीमेल को हम एनेस्थीसिया देते हैं। अब क्योंकि ये प्रोसीजर एनेस्थीसिया में किया जाता है तो इसके लिए पेशेंट को हम खाली पेट बुलाते हैं, यानी जो चाय पानी कुछ भी नहीं पीना होता। और ऐसे उस दिन क्योंकि हम पेशेंट को ये भी बोलते हैं कि कोई भी खुशबूदार चीज़ वो इस्तेमाल ना करे, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी जो केमिकल्स होते हैं अपना नेल पेंट में, जो आप साबुन क्रीम परफ्यूम्स लगाते हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे अंडों को प्रयोगशाला में हार्म कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप कोई भी खुशबूदार चीज़ का इस्तेमाल ना करें और खाली पेट हॉस्पिटल आएँ। जिस दिन वो एग रिट्रीवल प्रोसेस के लिए हॉस्पिटल आते हैं तो उस दिन उनके हस्बैंड को भी साथ आना होता है, क्योंकि उसी दिन उनके हस्बैंड का सीमेन सैंपल भी लिया जाता है। जब हम एग रिट्रीवल प्रोसेस करते हैं तो वो ऑपरेशन थिएटर में शॉर्ट एनेस्थीसिया में किया जाता है, और उसके लिए जैसे हम ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं उसी रूट में उसी तरीके से जो सोनोग्राफी प्रोब होता है उसमें एक नीडल फिक्स हो जाती है, और उस नीडल से नीचे के रास्ते से ही बिना कोई ऑपरेशन के सिर्फ एक नीडल के पंक्चर से दोनों अंडेदानी के जो फॉलिकल्स हैं उनके फ्लूइड को हम बाहर निकाल लेते हैं। एक छोटा सा प्रेशर पंप होता है जो कि एक पर्टिकुलर बहुत थोड़ा सा प्रेशर से उसको पूरे फ्लूइड को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। जब वो फ्लूइड हम टेस्ट ट्यूब्स में एकत्रित करते हैं तो वो फ्लूइड हम एम्ब्रियोलॉजिस्ट को एम्ब्रियोलॉजी लैब में पास ऑन कर देते हैं। जैसे जैसे फ्लूइड निकलता है वैसे वैसे हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट एम्ब्रियोलॉजी लैब में उस फ्लूइड को स्क्रीन करते रहते हैं और उस फ्लूइड के अंदर से जितने भी एग्स हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद का प्रोसेस प्रयोगशाला में चलता है। तो एग्स का जब स्क्रीनिंग होता है तो उसमें से जो मैच्योर या परिपक्व अंडे होते हैं उनको हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट अलग से रख लेते हैं पेट्री डिशेस के अंदर, और सेम डे हस्बैंड का सीमेन सैंपल कलेक्ट करके उसमें से अच्छे शुक्राणु को वो अलग करते हैं। एक एक एग के अंदर एक एक शुक्राणु को हम इंजेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम ICSI इक्सी टेक्निक कहते हैं, या फिर एक जो दूसरी टेक्निक होती है IVF, उस केस में हम अंडे के चारों तरफ शुक्राणु छोड़ देते हैं, जिससे कि जो सबसे अच्छा शुक्राणु वो अपने आप अंडे के अंदर चला जाए। तो फर्टिलाइजेशन के लिए IVF या इक्सी दोनों प्रोसेस में से कोई भी इस्तेमाल की जा सकती है। जिस दिन आपका फर्टिलाइजेशन होता है यानी इक्सी प्रोसेस या IVF प्रोसेस होता है
उसके बाद लेबोरेटरी में भ्रूण का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो एक तरफ हमारी लेबोरेटरी में एम्ब्रियो डेवलपमेंट चल रहा है, उधर दूसरी तरफ जो पेशेंट का प्रोसीजर है जिसको हमने ओवम पिकअप नाम दिया, वो लगभग 10 से 15 मिनट में ख़त्म हो जाता है। उनको फिर ऑब्जर्वेशन के लिए वार्ड में रखा जाता है और लगभग 2-3 घंटों बाद उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जब हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं तो उनको उनके एग्स की डिटेल्स के बारे में बताया जाता है कि आपके इतने एग्स रिट्रीव हुए हैं, स्पर्म काउंट ऐसा था और उनका हमने प्रोसेस स्टार्ट किया है। और धीरे धीरे लैब में जब कुछ डेज़ में हमारे एम्ब्रियोज़ डेवलप हो जाते हैं, जो कि जनरली डे 3 या डे 5 पे हम एम्ब्रियो की ग्रेडिंग असेस कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग डे 5 यानी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक एम्ब्रियो को लैब में डेवलप करते हैं और पेशेंट को पिकअप यानी ओवम पिकअप के 5 दिन बाद हॉस्पिटल बुलाते हैं। हॉस्पिटल जब पेशेंट पिकअप के 5 दिन बाद हमारे पास आते हैं तब हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट एम्ब्रियोज़ की ग्रेडिंग करते हैं कि जो हमने एग्स इंजेक्ट किए थे उनमें से कितने अच्छे एम्ब्रियोज़ हमें डेवलप हुए हैं। उस दिन उनका एम्ब्रियो ग्रेडिंग हमारे पास होता है और उनमें से जितने भी बेस्ट एम्ब्रियोज़ होते हैं, अच्छे एम्ब्रियोज़ होते हैं, उनको हम जनरली फ्रीज़ कर देते हैं या फिर अगर हमें फ्रेश साइकिल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है तो उस दिन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। तो आज जैसे आपके एम्ब्रियोज़ तैयार हुए हैं तो उस दिन हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और उनको फ्रीज़ करके नेक्स्ट मंथ भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हमारे हॉस्पिटल में जनरली हम फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि जब आपके एम्ब्रियोज़ बने हैं उनको हम फ्रीज़ कर देते हैं और वाइफ को या महिला को कुछ मेडिसिन्स देके 1 महीने बाद बुलाते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए। अब हमारे मन में ये सवाल उठता है कि फ्रेश और फ्रोज़न में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का मतलब है कि जिस साइकिल में आपने एम्ब्रियो बनाए उसी साइकिल में आपने उनको बच्चेदानी के अंदर प्रत्यारोपित कर दिया, और फ्रोज़न का मतलब है कि आपने एम्ब्रियो बनाए, उनको फ्रीज़ किया और 1 महीने बाद आपने बुलाया पेशेंट को और 1 महीने बाद आपने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया। कुछ स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि जो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हम करते हैं उसमें आईवीएफ की सक्सेस रेट फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के कंपैरिजन में ज़्यादा है। वो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जब हम 10 से 12 दिन तक इंजेक्शंस देते हैं तो बॉडी के हार्मोन्स काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में हमारा बॉडी का जो वातावरण है काफ़ी डिफरेंट होता है और अच्छे एम्ब्रियोज़ को भी बॉडी कई बार रिजेक्ट कर देता है। तो ऐसे केसेस में जब हम फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें आईवीएफ की सक्सेस रेट काफ़ी अच्छी मिल सकती है। तो जब कपल हमारे पास एम्ब्रियो फ्रीजिंग के डिटेल्स के लिए जब हम उनको बुलाते हैं, उनके एम्ब्रियोज़ फ्रीज़ कर लेते हैं, तो हम पेशेंट को कुछ मेडिसिन देते हैं और लगभग 1 महीने बाद बुलाते हैं। जब पेशेंट नेक्स्ट मंथ हमारे पास आते हैं तो मेनली हमें उनको सोनोग्राफी करके उनकी जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, गर्भाशय की झिल्ली है, उसकी हम थिकनेस चेक करते हैं, मोटाई जांची जाती है और हम ये मानते हैं कि जब एंडोमेट्रियम लाइनिंग यानी गर्भाशय की झिल्ली 7 मिलीमीटर से ऊपर है तो वो अच्छी मानी जाती है। बेस्ट जो थिकनेस होती है वो है 8 to 10 mm। तो अगर हमें आज सोनोग्राफी में आपकी यूट्रस की लाइनिंग 8 to 10 मिलीमीटर्स के बीच में दिख रही है तो वो बेस्ट एंडोमेट्रियम मानी जाती है। तो ऐसे केसेस में फिर हम उनको कुछ प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शंस स्टार्ट करते हैं और वो प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शंस डिपेंड करता है कि आपका कौन सा दिन का एम्ब्रियो है, उसके अकॉर्डिंग उनके डेज डिसाइड होते हैं। अगर मुझे 3 दिन का डे 3 एम्ब्रियो था तो हम 4 इंजेक्शंस देंगे। अगर हमारे पास डे 5 एम्ब्रियो था जो कि हमने फ्रीज़ किया था यानी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे हमने एम्ब्रियो फ्रीज़ किया है तो ऐसे केसेस में टोटल 6 इंजेक्शंस हम महिला को देते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले जब वो इंजेक्शंस लेते हैं तो वो इंजेक्शंस घर पे लगवा सकते हैं। ये इंजेक्शंस इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस होते हैं और जो मेडिसिन्स हैं वो कंटिन्यू करनी होती है। जिस दिन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसेस होता है उस दिन पेशेंट को खाली पेट आने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से अपना खाना खा के आ सकते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसेस बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, इसमें कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती है। और उस दिन जो कपल आते हैं जब तो उनका ब्लैडर फुल करने के लिए हम बोलते हैं, वो ब्लैडर फुल करते हैं और ऑपरेशन थिएटर यानी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो रूम है उस पर हम उनको लेते हैं और सोनोग्राफी में देखते हुए, ट्रांस एब्डोमिनल ऊपर से सोनोग्राफी में देखते हुए
हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट एम्ब्रियो को एक स्पेशल कैथेटर होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैथेटर, उसमें लोड करके लेके आते हैं। उसी समय हम सोनोग्राफी में देखते हुए नीचे के रास्ते से ही वो कैथेटर अंदर डालते हैं और बच्चेदानी में जो हमारा यूट्रस है उसकी जो कैविटी है उसके एक पर्टिकुलर मिड पोजीशन पे हम उसको इम्प्लांट कर देते हैं। और इसी के साथ ये प्रोसीजर जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का है लगभग 5 मिनट का प्रोसीजर होता है और ये बहुत ही सिंपल बट मोस्ट क्रूशियल स्टेप होता है। तो एक स्मूथ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसेस बहुत ज़रूरी है आपकी आईवीएफ की सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए। तो आईवीएफ का जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसेस हो जाता है उसके बाद हम पेशेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो कि उनको फॉलो करने होते हैं। आईवीएफ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद पहले ये मानना होता था लोगों का कि आईवीएफ के बाद हमें बेड रेस्ट करना चाहिए, 9 महीने हम हिल नहीं सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब भ्रांतियाँ हैं। आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसेस के बाद अपनी रूटीन सारे काम नॉर्मली कर सकती हैं जैसे आप पहले करते थे। इसमें कोई भी बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से सो सकते हैं, उठ सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। जो नॉर्मल खाना आप खाते हैं वो आप खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप को पर्टिकुलर चीज़ ही खानी है या ऐसे ही लेटना है। आप किसी भी पोजीशन में जैसे आप पहले रहते थे वैसे ही रहिए। जो थोड़ा बहुत हम नेचुरल प्रेगनेंसी में ध्यान रखते हैं जैसे भारी वेट नहीं उठाना है, हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, वही सारे प्रिकॉशंस हमें फॉलो करने होते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हम उनको कुछ मेडिसिन्स पेशेंट को एडवाइस करते हैं जिसमें कुछ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मेडिसिन होती है जो कि प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी होती है। और वो मेडिसिन्स की जब हम उनको एडवाइस दे देते हैं और जो बेसिक हम उनको रेस्ट या डाइट की एडवाइस देते हैं उसके लगभग 14 दिन बाद हम उनको वापस बुलाते हैं। 14 दिन के बाद जब वो आते हैं तो उनका एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम सीरम बीटा एससीजी ब्लड टेस्ट बोलते हैं। और बीटा एससीजी ब्लड टेस्ट से हमें उनके रिज़ल्ट का पता चल जाता है। अगर बीटा एससीजी की वैल्यू लगभग 100 से ऊपर है तो ये रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और पॉजिटिव माना जाता है। और ये रिज़ल्ट के 15 दिन बाद हम सोनोग्राफी में ये देख सकते हैं कि सिंगल प्रेगनेंसी है कि ट्विन्स हैं कि हार्ट बीट आई कि नहीं आई। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लगभग 14 दिन बाद हमें रिज़ल्ट पता चलेगा और उसके 14 दिन बाद हमें सोनोग्राफी में सिंगल ट्विन्स और उसकी हार्ट बीट का पता चल जाता है। तो बेसिक तौर पे हम देखें तो पूरे आईवीएफ अगर हम फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की बात करें तो लगभग 1.5-2 महीने का प्रोसेस ये होता है। तो कपल जैसे आज हमारे पास फर्स्ट विज़िट उसकी हुई है तो उसके बाद हम लगभग उसको सेकेंड डे बुलाएंगे। सेकेंड डे से 10-12 दिन के इंजेक्शन्स होंगे। तो मेन जो हॉस्पिटल आने जाने का काम है वो 10 से 12 दिन का है जिसमें पेशेंट को 3 से 4 बार हमारे पास आना होता है। 12 दिन के प्रोसेस के बाद उनका जब हम एम्ब्रियो ग्रेडिंग बता देते हैं उसके बाद सीधे 1 महीने बाद हम बुलाते हैं। नेक्स्ट मंथ जब वो आते हैं तो मेनली 2 विजिट्स, एक उनकी सोनोग्राफी एंडोमेट्रियम थिकनेस चेक करने के लिए और दूसरी विजिट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद 14 दिन बाद बीटा एससीजी ब्लड टेस्ट एंड बीटा एससीजी ब्लड टेस्ट के 14 दिन बाद सोनोग्राफी जिसमें कि हमें हार्ट बीट पता चल जाती है। तो लगभग इस पूरे ड्यूरेशन में 2 कार्डिक एक्टिविटी आने तक 2-2.5 महीने लग जाते हैं। तो ये था बेसिक आईवीएफ प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप और बेसिक उसकी जानकारी। थैंक यू। क्या आप भी निसंतानता से परेशान हैं? अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए अभी कॉल करें 9351333705 पर। हमारे यहाँ वीडियो कंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। ईश्वा आईवीएफ, किलकारी खुशियों की।